पटना में बीते दिन मिले 2207 कोरोना मरीज। इलाज हुआ 43 मरीजों की हुई मौत। एनएमसीएच में 16, आईजीआईएमएस में 4, पीएमसीएच में 7, एम्स में 11 की मौत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सीएम पर वायरस की चेन बढ़ाने का आरोप। कोरोना केस कम दिखाने के चक्कर में किया जा रहा है राज्य का नुकसान। झारखंड में 6 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। दुकानों को 2 बजे तक बंद करने के आदेश। 3 बजे के बाद मूवमेंट पर रोक। राज्य में जारी है कोरोना का कहर। दवाई और किराना के सामान पर हो रही कालाबाजारी को लेकर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने डीएम को लिखा पत्र। कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की मांग। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पूर्व सांसद व बीजेपी के पूर्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा का निधन। पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे गिलुवा। कोरोना संक्रमण से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का निधन। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। लक्ष्मण गिलुवा की पत्नी और बच्चे भी हैं कोरोना संक्रमित। राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, पूर्व सांसद व बीजेपी के पूर्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा का निधन हुआ है। इस खबर को लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? हेलो जी राजीव जी, पूर्व सांसद और बीजेपी के पूर्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा का निधन हुआ है। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है राजनीतिक गलियारे में, क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, काफी शोक की लहर है क्योंकि आप देखेंगे लक्ष्मण गिलुवा एक काफी सुलझे हुए और काफी वरिष्ठ नेता थे। कोई भी दल के लोग थे उनसे उनका लगाव था और उनकी जो व्यवहार थी वो काफी मृदुभाषी थी और काफी लोगों से मिलनसार व्यक्तित्व थे वो। और कह सकते हैं कि बीजेपी को अगर बात करें तो एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि कोल्हान प्रमंडल अब देखे तो आदिवासी चेहरे के रूप में, वैसे तो पूरे झारखंड में बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा थे और खासकर कोल्हान प्रमंडल में उनका काफी प्रभाव था। कई बार सांसद भी रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उन्होंने काफी लंबी पारी खेली, राजनीतिक पारी कहेंगे, और काफी सफलता भी उनको लगी है बीजेपी की तरफ से। देखे, बीजेपी को भी इसका फायदा मिला था। उनके निधन से काफी क्षति हुई है खासकर भाजपा को, और इसी कारण से देखेंगे कि तमाम जो नेता हैं वो भी दुख व्यक्त कर रहे हैं। खासकर भाजपा के नेताओं को ज्यादा ही शोक हो रहा है क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने भी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा है, अर्जुन मुंडा ने, तमाम लोगों ने शोक व्यक्त किया है और कहा है कि एक अच्छे व्यक्तित्व को उन्होंने खो दिया है जो पार्टी के एक कंधार के रूप में थे। जी बिल्कुल, कतावर नेता लक्ष्मण गिलुवा के निधन से बीजेपी को कहीं ना कहीं क्षति तो पहुंची ही है। तो कहीं ना कहीं क्या इससे लगता है कि बीजेपी इनके जाने से कमजोर होगी? देखिए, जरूर कोई एक स्तंभ होता है जो किसी पार्टी को संभाले रखता है, तो स्तंभ अगर चला जाता है तो नुकसान तो जरूर होता है। उनकी कमी को कोई नहीं भर सकता है और लगातार वो जब बीमार थे तो ये हम लगातार लोग प्रे कर रहे थे कि वो ठीक हो जाएंगे। टाटा के हॉस्पिटल में उनको बेहतर इलाज के लिए चाईबासा में जब संक्रमित हुए थे उसके बाद भर्ती भी कराया गया था। लगातार डॉक्टरों की टीम मॉनिटर भी कर रही थी। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वो हालचाल भी ले रहे थे, लेकिन कल देर रात जब मालूम चला कि लगभग 2:10 पे उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका निधन हो गया, तो उसके बाद काफी राजनीतिक गलियारे से लेकर तमाम जो उनके चाहने वाले थे वहां शोक की लहर दौड़ गई है। जी राजीव जी, अगर इलाज की बात की जाए तो जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में जिस तरीके से उनका इलाज चल रहा था, जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ स्थिति उनकी बनी? देखिए, लगातार उनकी स्थिति मॉनिटर की जा रही थी। स्थिति में कुछ सुधार भी हुआ था, लेकिन अचानक से फिर स्थिति बिगड़ी और उनका निधन हो गया। डॉक्टरों की टीम को ये भरोसा था कि वो उन्हें बचा लेंगे, लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। और लक्ष्मण गिलुआ लगातार संक्रमित थे और उनका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता जा रहा था और अंततः उन्होंने अंतिम सांस ली जमशेदपुर के अस्पताल में रात।
जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी को एक बड़ी क्षति उनके जाने से हुई है। कोरोना संक्रमण से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का निधन हुआ है। बेहद कद्दावर नेता वो रही है और इस दौरान लंबी पारी उन्होंने राजनीति में खेली। भले ही कोरोना ने लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया हो, पर हर कोई इस जंग के खिलाफ अपने स्तर से समर्थन दे रहा है। लेकिन राजनीति में अभी भी पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से बाज नहीं आ रहे। इसी बीच झारखंड के राजनीतिक पार्टियों में भाईचारे की एक तस्वीर सामने आई है। राज्य के पक्ष और विपक्ष के बीच समन्वय और झारखंड में बड़ी लॉकडाउन अवधि पर देखिए ये खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बढ़ाई गई अवधि। झारखंड में 6 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ाई गई पाबंदियां। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इससे निपटने के लिए सरकार की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही है। कई राज्यों में इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन और मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। झारखंड में भी संक्रमित मरीजों में इजाफा और संक्रमित मरीजों की मौतों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया, जो 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक का है। सरकार के इस निर्णय को एक तरफ सहयोगी पार्टियों का समर्थन मिला, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी इसकी सराहना की। राज्य में कोरोना अब भी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में एक बार फिर इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की मांग चारों ओर से आई और एक बार फिर से इस मांग पर सत्ता में सहयोगी पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े हुए दिखे। देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आज 7 दिन पूरे हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 7 दिन और बढ़ाए जाने चाहिए प्रतिबंध के साथ, और 14 दिनों के बाद आकलन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि इन 14 दिनों में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या रही। कोरोना के भयावहता को लेकर के सरकार ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया था, तो लॉकडाउन के बाद इतना हुआ है कि केसेस बढ़े नहीं हैं। केस जो है स्टेबल हो गए हैं। जितने आ रहे थे केस उतने ही केस आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि लॉकडाउन को और थोड़ा आगे बढ़ाने से केस में डिटोरेशन आएगा और केस कम होंगे, तो थोड़ी भयावहता कम होगी, थोड़ी राहत होगी। तो सरकार को, हमारा मानना है कि सरकार को जो है लॉकडाउन के म्याद को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। कोरोना काल के इस दौर में जहां एक तरफ पक्ष विपक्ष की राजनीति दिख रही है, वहीं झारखंड में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली पार्टियों का आज कोरोना के खिलाफ इस जंग में साथ खड़ा दिखना सराहनीय है। और वहीं उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम ने भी ऐलान करते हुए लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ा दिया है। अब लॉकडाउन 6 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। वर्तमान हालात को देखते हुए हम लोगों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का समय अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है और वो मई 6/5/2021 तक बढ़ाया जाएगा, सुबह 6 बजे तक। और इस सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को थोड़ा हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। जो पहले 8 बजे तक चीजें खुली हुई थी, वो अब 2 बजे तक खुलेंगी। पाबंदियों को और सख्त करते हुए सीएम ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है और सरकार के इस फैसले का असर भी झारखंड में दिख रहा है। मामलों में आई गिरावट से साफ पता चलता है कि सरकार के फैसले जनहित में हैं। वीआईपी न्यूज के लिए सहयोगी करिश्मा सिन्हा के साथ खुशबू की रिपोर्ट।
झारखंड में कोरोना की तमाम स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला सामने आया। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 1 सप्ताह बढ़ाने का फैसला लिया, यानी अब ये मिनी लॉकडाउन 6 मई की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य में 6 मई तक अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर बाकी की सभी दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। आपको बता दें कि 24 घंटे में झारखंड में 8,075 नए संक्रमित मिले, जिनमें 24 घंटे के अंदर 4,362 मरीज स्वस्थ हुए। हालांकि इस बीच 149 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हो गई। खबरों की माने तो रांची में 1,771 नए कोरोना संक्रमित मिले। एक दिन में मिलने वाले मरीजों की अब तक की सर्वाधिक ये संख्या है। हालात को देखते हुए हम लोगों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का समय अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है और वो मई 6/5/2021 तक बढ़ाया जाएगा, सुबह 6 बजे तक। और इस सुरक्षा राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को थोड़ा हम लोगों ने मॉडिफाई किया है। की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन प्रतिज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा फैसला लिया है और आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को। देखिए आस्था, जिस तरीके से झारखंड में संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे थे, तो उसके बाद से ही यह कयास लगाया जाना शुरू हो गया था कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो पार्ट 1 है उसका एक्सटेंशन पार्ट 2 भी होगा, क्योंकि मामले जो हैं वो थोड़े से थमने शुरू हो चुके थे और इसके नतीजे आने में अगर हम डॉक्टरों की माने या कोरोना वायरस के ट्रेंड को देखें तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह या लॉकडाउन के नतीजे आने में 12 से 15 दिनों का वक्त लगता है। तो 7 दिनों के अंदर मामले थमने शुरू हो गए थे और शायद इसके बाद से तमाम राजनीतिक दलों की यही राय बन रही थी, जो अधिकारी हैं झारखंड के, उनकी भी राय बन रही थी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया जाए। उसी के आधार पर कल दोपहर में मुख्यमंत्री आवास पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई और उस बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि इसे 6 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा देना चाहिए। आपका जी, जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 1 हफ्ते का अभी चलाया जा रहा था और अब इसको और बढ़ा दिया गया है, तो जिस तरीके से अभी तक चलते आ रहा था ये सुरक्षा सप्ताह, क्या अभी भी वैसे ही चलेगा या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? इस बार जो इसका वर्जन 2, सीजन 2 कह लीजिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, इसमें कड़ाइयां थोड़ी बढ़ा दी गई हैं, पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं जी। पिछले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो आज सुबह 6 बजे समाप्त हुआ है उसमें शाम 8 बजे तक दुकानें खुली रखने का आदेश था और वो भी जरूरत की दुकानें, राशन की दुकान, दूध, फल, सब्जी की दुकानों को शाम के 8 बजे तक खुला रखने का आदेश था और साथ ही साथ उत्पाद दुकानों को, शराब की दुकानों को भी खुला रखने का आदेश दिया गया था। लेकिन इस बार उस समय सीमा को कम कर दिया गया है। अब दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। 3 बजे तक ही लोग सड़कों पर जरूरत के काम की वजह से आवाजाही कर सकेंगे, अन्यथा 3 बजे के बाद संपूर्ण और सख्त लॉकडाउन रहेगा सड़कों पर और घर के बाहर। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 बजे दिन के बाद केवल और केवल मेडिकल शॉप्स और जरूरी दवाई की दुकान या मेडिकल से संबंधित जो संसाधन बेचने वाली दुकानें हैं वही दुकानें खुली रहेंगी, अन्यथा तमाम चीजें बंद रहेंगी।
आस्था जी बिल्कुल, तमाम पाबंदियां और बढ़ा दी गई हैं, सख्त इस दौरान जो तमाम निर्देश दिए गए थे वो कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस दौरान लोगों की तरफ से जिस तरीके से सहयोग दिया जा रहा है वो बेहद सराहनीय है, और सरकार की तरफ से ये जो फैसले लिए जा रहे हैं ये बेहद सराहनीय है। तो इसका असर कहीं ना कहीं और भी ज्यादा अब देखने को मिलेगा, जिस तरीके से आंकड़े कम होते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल आस्था, देखें जो आंकड़े हैं, हालांकि कल के अगर आंकड़ों की बात कर लें तो पूरे झारखंड में 8,075 लोग नए संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही अगर राजधानी रांची की बात कर लें तो 1,771 संक्रमितों की संख्या जो है वो पाई गई है, जो मरीज संक्रमित हुए हैं। झारखंड में बात कर लें तो 149 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से। तो आंकड़े अगर परसों के आंकड़ों की बात कर लें तो 6,020 कोरोना संक्रमित पाए गए थे, और आज पिछले 24 घंटे की बात करें तो 8,075। एक दिन में 2,055 मरीज ज्यादा पाए गए हैं। हालांकि मरीजों की बात कर लें तो इसकी संख्या में जिस तरीके से इजाफा देखने को मिला है, पिछले 3-4 दिनों तक आंकड़ों में अगर गौर करें तो 5,000 के आसपास ही आंकड़े पाए जा रहे थे। तो सबसे अहम बात यह है कि स्वास्थ्य संसाधनों में सुधार, लॉकडाउन का इफेक्ट, और साथ ही साथ जो लोगों के बीच में जागरूकता है, और कहा यह जा सकता है कि 2 दिन के बाद से परसों से टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत हो रही है 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को। तो इन तमाम चीजों को क्लब करके अगर देखें तो हम यह उम्मीद की जा सकती है कि 6 तारीख तक, 6 मई की सुबह तक स्थिति झारखंड में नियंत्रित की जा सकती है। लेकिन उम्मीद जो है उसके हिसाब से आपको बता दूं कि झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में अब धीरे धीरे रफ्तार कम होने की संभावना जताई जा रही है। कुंदन जी, टीकाकरण की जिस तरीके से आपने बात की है कि अब 1 मई से टीकाकरण शुरू होने वाला है, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें अब टीकाकरण किया जाएगा, तो इस पर सरकार की अगर बात की जाए, कितनी तैयार सरकार इसके लिए हो चुकी है? सरकार की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? आस्था, कल देर शाम जब 4 बजे के बाद टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ तो झारखंड में स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स और बहुत सारे केंद्रों पर टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। आपको बताएं कि जब आप कोविन या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लॉगिन करते हैं तो फ्री और पेड 2 तरह की सुविधाओं के बारे में आपसे पूछा जाता है। आप फ्री में वैक्सीन लेना चाहते हैं या पैसे चुकाकर वैक्सीन लेना चाहते हैं। दोनों तरह की सुविधाओं में कल कुछ घंटों तक काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे थे। इसके पीछे सीधी और साफ वजह यह है कि झारखंड में टीके की खुराक कल देर रात तक नहीं पहुंची थी, और इसको लेकर अस्पतालों में और बाकी टीका केंद्रों में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी। लेकिन कल देर रात से वो धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। फ्री के निःशुल्क जहां पर टीकाकरण किया जाना है वहां पर टीका उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, और संभावना यह जताई जा रही है कि आज देर शाम तक जो निजी अस्पताल जहां पर पैसे चुकाकर, शुल्क चुकाकर टीकाकरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, उन केंद्रों तक भी टीका पहुंचा दिया जाएगा। तो उम्मीद यह की जा रही है कि 1 तारीख को थोड़ी अफरा तफरी हो सकती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे झारखंड में टीकाकरण की स्थिति सामान्य होगी, और साथ ही लगभग 2,200 केंद्रों पर झारखंड में टीका करने के अभियान की शुरुआत करने की संभावना जताई जा रही है, और उम्मीद यह की जा रही है कि हर केंद्र पर प्रतिदिन 100 लोगों का टीकाकरण किया जाना है। तो इस लिहाज से अगर हम बात कर लें तो लगभग 2.25 लाख लोगों को प्रतिदिन झारखंड में टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब देखना अहम यह होगा कि 1 तारीख से हम लक्ष्य को कितना छू पाते हैं या लक्ष्य के कितने करीब पहुंच पाते हैं। जी बिल्कुल कुंदन जी, सरकार तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ही रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि कितना अपने लक्ष्य को पा पाते हैं। जब 1 तारीख से टीकाकरण शुरू होगा तब से क्या स्थिति देखने को मिलती है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
बिहार में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में कोरोना की स्थिति को लेकर वहां के डीएम, एमपी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा डॉक्टरों से बात की। जिलों से फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ एक बार फिर बैठक की, जिसके बाद बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक कर बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण पर रोक लगाने के लिए मैराथन बैठक की, जिसके बाद प्रशासन ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है। इसमें दुकानों को खोलने की सीमा तय की गई है। नई गाइडलाइन 29 अप्रैल से प्रभावी होगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीएम पर वायरस की चेन बढ़ाने के आरोप लगाए। कहा कि नीतीश जी कोरोना केस का लोड कम दिखाने के चक्कर में बिहार का नुकसान कर रहे हैं। वायरस की चेन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान आरोप लगाए गए हैं कि कोरोना की चेन सरकार की तरफ से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं तोड़ने के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप के साथ बैठक कर बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण पर रोक लगाने के लिए मैराथन बैठक की है, जिसके बाद प्रशासन ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है और दुकानों को खोलने की सीमा भी तय की गई है। नई गाइडलाइन अब 29 अप्रैल से प्रभावी होगी। तो नेता प्रतिपक्ष नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम कोरोना वायरस की चेन बढ़ा रही है। कहा कि नीतीश जी कोरोना के केस का लोड कम दिखाने के चक्कर में बिहार का नुकसान कर रहे हैं और लगातार इसकी वजह से चेन बढ़ती जा रही है। बिहार में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति बिहार में बन रही है। लेकिन इस बीच में राजनीति भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आरोप प्रत्यारोप इस दौरान लगाए जा रहे हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, संक्रमण लगातार फैल रहा है, इस बीच भी राजनीति नहीं रुक रही। बिल्कुल सही कह रही हैं आप आस्था, क्योंकि देखिए राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी दुखदाई खबर यह है कि इस बार फिर जो 24 घंटे के अंदर जो कोरोना के रिजल्ट आए हैं वो बिहार में बढ़े हुए हैं और ये डराने वाले आंकड़े फिर से सामने आए हैं, जिसकी वजह से आपने कल देखा ही होगा कि पूरे दर्शकों ने देखा होगा कि जिस तरह से कल जो मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में जो बैठक हुई और उस बैठक में जिस तरह से फैसले लिए गए हैं, जो यहाँ पर कर्फ्यू के रूल्स थे उसको सख्त किए गए हैं, साथ में जो दुकान खोलने के आवर थे उसको कम किए गए हैं, तब ये राजनीतिज्ञ नहीं मान रहे हैं। राजनीतिक नहीं मान रहे हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि उनको ये लगता है कि ये जो कोविड-19 है ये कहीं न कहीं से पॉलिटिकल है, लोग मर रहे हैं, इसमें जो स्थिति है वो सामने है, तभी राजनेता समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं आस्था। जी, इस महामारी के दौर में भी लगातार नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसमें विपक्ष को चाहिए कि वो सरकार का साथ दे, विपक्ष भी अपने स्तर से आगे आए और मदद करे लोगों की। देखिए आस्था, इसमें होना तो यही चाहिए था कि अस्पतालों में अगर राजनेता या राजनेता के जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हो जाते, आम लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते, आम लोगों के सहूलियत के लिए खड़े हो जाते, तो निश्चित तौर पर स्थितियां बदल जाती और यहाँ पर जो अभी पैनिक सिचुएशन है उससे लोगों को निजात मिलता। लेकिन है क्या कि कोई कार्यकर्ता या कोई राजनेता तो मदद के लिए किसी भी, ना तो पेशेंट के, ना ही परिजनों के, या ना ही आम लोगों के लिए खड़ा है। वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, जिस बयानबाजी से इतना जरूर हो जा रहा है कि जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो सरकार है, वो बयानों के जवाब तलाशने में लग जा रही है, लोगों को सहूलियत देने में वो पिछड़ जा रही है। आस्था, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये महामारी भी अब राजनीतिक रूप यहाँ पर ले रहा है। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलते जा रहे हैं, नीतीश सरकार को घोरने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड